लेकिन छोटे संघर्षों से लड़ाई नहीं जीती जाएगी। प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन को फोकस करना होगा। प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन ब्रह्मनिज्म है, उसको चिन्हित करना होगा, उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है। जब जाट रिजर्वेशन मूवमेंट चली तो जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं उनको ये डर हो गया था कि कहीं पंजाब भी इस रिजर्वेशन में जाटों की सपोर्ट में ना आ जाए। सर छोटू राम जी एक बात कहा करते थे कि जिस दिन मीडिया मेरे हक में बोलना शुरू कर देगा उस दिन ये समझ लेना कि छोटू राम ने जिमीदारों के लिए, पंजाब के लिए, मजदूरों के लिए काम करना छोड़ दिया है। हरियाणे की जिहड़ी घटना है, जिहड़ी बहुत वड्डी दिलों दिमाग ते साडे ते प्रभाव पा के गई हुई है और सानू किते ना किते भाईचारक साझ जिहड़ी है वो खत्म करती नजर आई कि इस घटना को पंजाब को हरियाणा के अगेंस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन हरियाणा की जो जनता है वो सिक्खी के प्रति और पंजाब के प्रति एक मोह रखती है, एक सम्मान का भाव रखती है। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों दिल दी गहराइयां तो स्वागत किया जाता है। दर्शकों, जिवें तुहानूं पता है भी एक तलाश विच आ, तलाश दे विचों कोई चेहरे लभदा वां, चेहरिਆਂ ਦਾ बौद्धिक पद्धर देखदा वां ते बौद्धिक पद्धर देखण तो बाद एक यतन दे विच हुंदा वां कि ऐसे बौद्धिक पद्धर वाले लोग कैमरे की अख की राखी तुहाडे रूबरू करदे आ ਜਿਹੜੇ सचमुच सानू कुछ डिलीवर करते होण, सानू कुछ देंदे होण, खोज कीती होवे ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੋਜ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ और मैनू लगता भी काफ़ी लाहा मिलेगा। जो असीं गल करते हैं समाजिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार की धार्मिक, जे असीं गल करिए लड़ाई किवें लड़ी जानी चाहिए, उसकी स्ट्रैटजी साडी की होनी चाहिए है, जो कि लोकतंत्र दे विच खास करके राजनीतिक लड़ाई, हक्कां दी जिहड़ी लड़ाई है। इसमें जो चाइना में माओ त्से तुंग हुए हैं, तो माओ त्से तुंग चाइना का एक बड़ा लीडर था। उन्होंने राजनीतिक सामाजिक संघर्षों के लिए एक सूत्र दिया था, एक तरीका दिया था, जिसको उन्होंने कहा कि देयर आर ए लॉट ऑफ कंट्राडिक्शंस इन चाइनीज सोसाइटी बट व्हाट इज द प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन। तो हमें ये खोजना होगा कि प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन क्या है चाइनीज सोसाइटी में। तो उन्होंने बताया कि चाइनीज सोसाइटी में जो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है, जो मुख्य विरोधाभास है, जो मुख्य संघर्ष है, वो उन्होंने खोजा अमीर और गरीब की लड़ाई, प्रोलिटेरिएट जो सर्वहारा है, जो सब कुछ हार चुका है, और कैपिटलिस्ट की लड़ाई और पूंजीपति की लड़ाई। ये उन्होंने चाइना की सोसाइटी में मुख्य अंतर्द्वंद, मुख्य विरोधाभास, प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन, मुख्य समस्या को चिन्हित किया। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ी समस्या को टैकल करना पड़ेगा। जैसे मार्शल आर्ट के अंदर फर्ज करो 10 आदमी आ जाएं लाठियां लेकर और हमारे हाथ में भी लाठी हो, तो अगर हम 10 लोग जो हमारे ऊपर असॉल्ट करने के लिए, जो हमला करने के लिए आए हैं, उनमें से अगर हम सबसे कमजोर पे हमला करेंगे तो हम लड़ाई हार जाएंगे। अगर हम 10 लोग जो हम पे हमला करने के लिए आए हैं उसमें से सबसे ताकतवर को सबसे पहले चिन्हित करके उस पे अटैक करेंगे तो हम लड़ाई जीत जाएंगे। तो माओ त्से तुंग ने कहा कि प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन इन चाइनीज सोसाइटी वो है अमीर और गरीब की लड़ाई, सर्वहारा और पूंजीपति की लड़ाई, पूंजीवाद की लड़ाई। लेकिन जब हम भारतीय संदर्भ में आएंगे, जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव में आएंगे, तो हमें खोजना होगा कि भारतीय संदर्भ में प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन क्या है जी। भारतीय संदर्भ में जो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है, जिसको बड़े बड़े महापुरुषों ने हमें समझाया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब राव अम्बेडकर साहब, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, मियाँ सर फजले हुसैन, सर छोटू राम जी, सर सिकंदर हयात खान, बाबू मंगू राम मग्गोवालिया, खिजर हयात खान टिवाना, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, जो संत कबीर जी, बाबा रविदास जी, जो बड़े महापुरुषों ने जो भारतीय जो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन को खोजा, उन्होंने खोजा कि भारतीय समाज में प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है ब्राह्मणवाद, ब्रह्मनिज्म,
ब्राह्मणवाद, जिसे मनुवाद भी कहा गया, जिसे यूनियनिस्ट जो है शब्दावली में मंडी और फंडी कहा जाता है, जिसे महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने सेठ जी और भट्ट जी का संघर्ष को लेकर कहा उन्होंने। तो ये ब्राह्मणवाद भारतीय संदर्भ में सबसे बड़ा जो है ये प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन भारतीय समाज में। अब क्या होगा कि जो ब्राह्मणवाद है वो ब्राह्मणवाद अपने प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन को कभी भी चिन्हित नहीं होने देगा। वो हमेशा दूसरी छोटी समस्याएं, दूसरे मुद्दे जो है, दूसरी कंट्राडिक्शंस को वो हाईलाइट करेगा। जैसे वो कहेगा कि जी रविदासिया और जाटों का संघर्ष है। जैसे वो जो है दशम ग्रंथ का एक संघर्ष, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के उसका संघर्ष शुरू करवाएगा। और जैसे वो कहेगा कि जाटों का और जो है हरियाणा में चमारों का संघर्ष है, तो वो या शेड्यूल्ड कास्ट में भी वो आपस में ए और बी बनाकर कहेगा कि चमारों का और जुलाहों का संघर्ष है, चमारों का वाल्मीकियों का संघर्ष है। ब्राह्मण क्या करेगा, ब्राह्मणवादी जो शक्तियां हैं वो क्या करेंगी, वो अपने ऊपर से ध्यान बांटेंगी और वो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन चूंकि वो खुद है उन पर से ध्यान बांटकर वो छोटे छोटे कंट्राडिक्शंस के ऊपर हमारा ध्यान लेके जाएंगी। और उस छोटे छोटे कंट्राडिक्शंस पर ध्यान वो जो है केवल शब्दावली से नहीं लेंगे, उनके लिए बाकायदा वो लिटरेचर तैयार करेंगे। हो सकता है कि विदेशी राइटर्स का भी मदद ली जाए कि हम लोग समझें कि वह विदेशी राइटर ने लिखा है, तो उनकी एकेडमिक लेवल पर भी वो उसके लिए लिटरेचर तैयार करेगा। भी उसको भेदभाव से क्या, उसको जातिवाद से क्या, वो तो विदेशी ने लिखा है। विदेशी ने लिखा है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जैसे जो जर्नल्स हैं वो भी जो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन ब्राह्मणिज्म है उस पर एक शब्द नहीं लिखेंगे, वो छोटे छोटे कंट्राडिक्शंस के ऊपर जो है हमारा ध्यान बांटने की कोशिश करेंगे। और जैसे जफरनामा जो है दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने वो औरंगजेब को लिखा था। जफरनामा लड़ाई पहाड़ी राज्यों के साथ है। हाँ जी, पर औरंगजेब को लिखा है, वे मास्टरमाइंड तू ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो औरंगजेब मतलब मास्टरमाइंड है, वो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन है। तो हमें जो गुरु हैं उन्होंने भी सिखाया है कि लड़ाई का तरीका क्या है। हम केवल माओ से नहीं सीखेंगे, हम उसको पंजाब में गुरुओं से भी सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन को चिन्हित किया गुरु जी ने कि भाई ये ब्राह्मण उतना बड़ा दोषी नहीं है, ब्राह्मणवाद दोषी है जी। हाँ, मतलब वो जो ब्राह्मणवाद है वो दोषी है जी। हाँ, हमें ब्राह्मणवाद को समझने की कोशिश करनी चाहिए और वो अपने ऊपर से ध्यान बांटेगा। अपने ऊपर से ध्यान बांट के वो छोटे छोटे कंट्राडिक्शंस पर ध्यान लेके जाएगा और हमें छोटी छोटी समस्याओं में उलझाएगा। जैसे उधम सिंह के बारे में कहा जाएगा, कोई तो कहेंगे कि जी ये जाट है, जैसे हरियाणा में जाट कहेंगे जी उधम सिंह जाट है। शेड्यूल्ड कास्ट में जो रविदासिये हैं, जो चमार बिरादरी है, वो कहेगी जी ये चमार बिरादरी से ताल्लुक रखता है उधम सिंह। कंबोज कहेंगे जी कंबोज है। और आपस में तीनों दावेदारियां करेंगे उधम सिंह के ऊपर, आपस में लड़ेंगे। भाई इसमें लड़ने की क्या जरूरत है, तीनों मनाओ उनका जन्मदिन। कौन रोकता है? कौन रोकता है? तीनों इकट्ठे मिलके मनाओ, तीनों इकट्ठा मिलके उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन करें, उनके जो है उनकी शहादत को सेलिब्रेट करें। लेकिन इकट्ठे नहीं करेंगे, वो लड़ेंगे इस बात के ऊपर। महाराजा रंजीत सिंह है, उसके ऊपर फैलाएंगे कि कुछ तो कहेंगे जी जाट है, कुछ कहेंगे नहीं जी सांसी थे वो। भाई आप लड़ किस लिए रहे हो फिर? देखो किसी भी महापुरुष के लिए ये बड़ी बात होती है। महाराजा आपके चौधरी चरण सिंह जी थे। चौधरी चरण सिंह को बिहार के अंदर यादव समझता था, कुर्मी उनको कुर्मी समझते थे, जाट उनको जाट समझते थे। अच्छा। अब जाटों के लिए तो ये गर्व की बात है ना कि भाई उनका जो लीडर, जो उनकी बिरादरी से जो आदमी प्रधानमंत्री बना, उसने इस तरीके से जो है ईमानदारी से अपने फर्ज को निभाया, बिहार को ही अपना मानने लग गया कि बिहार वासी उसको अपना मानने लग गए। हर जाति उनको अपना मानने लग गई, माने जातीय भेदभाव उनके दिमाग में नहीं था। तो अब इस पे कोई लड़े आपस में, वो लड़ना शोभा नहीं देता। लेकिन ब्राह्मणवादी शक्तियां इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर जो है वो आपस में हमें जो है वो लड़वाती हैं। साहब कांसीराम जी के पास जो है महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए एक बड़ी मूवमेंट हुई। तो और नाम रखना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो साहब कांसीराम जी के पास जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट समाज के लोग गए,
उन्होंने कहा जी आप भी इस मूवमेंट में आइए। तो उन्होंने कहा भी किस मूवमेंट में आए? तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का नाम बदलना है और यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से करना है, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम। तो साहब कांसीराम जी ने कहा नहीं, बोला हम इन छोटे संघर्षों में नहीं पड़ेंगे। हमारी जिस दिन हम सत्ता प्राप्त कर लेंगे उस दिन तो हम नई यूनिवर्सिटीज बना देंगे, नई यूनिवर्सिटीज के नाम बदल देंगे पुरानी यूनिवर्सिटीज के। तो हम छोटे संघर्षों में क्यों पड़े? एक बार चीनी का रेट, शुगर का रेट 16 रुपए हो गया तो मूवमेंट चली कि भाई शुगर का रेट, चीनी का रेट ज्यादा हो गया, 16 रुपए हो गया। साहब कांसीराम जी के पास गए, उन्होंने कहा जी आप क्यों नहीं इस मूवमेंट में कूद रहे, महंगाई हो गई है। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस छोटे संघर्ष में नहीं पड़ूंगा, मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो समाज है वो समाज, उस समाज के लिए, उस गरीब समाज के लिए हवाई जहाज में चलना सबसे सस्ता हो। वो ये मानना है कि हवाई जहाज में चलना सबसे सस्ता सफर है और 5 स्टार में रहना उसके लिए सबसे सस्ता जो है वो रहना ठहरना, वो उस स्थिति में हम लोग जो है अपने समाज को लेकर आएंगे। तो ये उनकी बड़ी सोच थी। हाँ, बड़ी सोच थी। तो हम बड़ी सोच के साथ चलेंगे, हम छोटे छोटे संघर्षों को तवज्जो नहीं देंगे। हो सकता है कि छोटे छोटे संघर्ष एग्जिस्ट करते हों, हम उसको डिनाई भी नहीं करेंगे, मान लिया, लेकिन छोटे संघर्षों से लड़ाई नहीं जीती जाएगी। प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन को फोकस करना होगा। प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन ब्राह्मणिज्म है, उसको चिन्हित करना होगा, उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी होगी। तो ये जो है, जो मखू साहब, ये रणनीति रहनी चाहिए जो है संघर्ष की। पर ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਟ ਆਰਕਸ਼ਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਲੜਕੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਪਰ बेटी को बेटी जाना है। सही बात है। जो किसी पराई की बेटी है ना उसको अपनी बेटी मान। अकेली लड़की मौका नहीं होती, जिम्मेवारी होती है। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਾਟ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। जब जाट रिजर्वेशन मूवमेंट चली तो जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं उनको ये डर हो गया था कि कहीं पंजाब भी इस रिजर्वेशन में जाटों के स्पोर्ट में ना आ जाए। और उनको ये भी डर हो गया था कि कहीं जाट रिजर्वेशन की मूवमेंट सिक्खी की तरफ टर्न ना ले जाए, कि जाट ये कहें कि अगर हमें रिजर्वेशन नहीं दोगे, अगर हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो हम फिर सिख बनेंगे, फिर हम हिंदू रहकर भी क्या करें। एक मेरे मुस्लिम फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम लाल किले के ऊपर जाकर हमारा पूरा गांव जो है वो वेस्ट यूपी के अंदर हमारा पूरा गांव हिंदू बन जाएगा, वो मुस्लिम जाट हैं, लेकिन आप कम से कम हिंदुओं से रिजर्वेशन लेकर तो दिखा दो। तो कहने का मतलब यह है कि मनुवादी शक्तियों को, ब्राह्मणवादी शक्तियों को यह डर हुआ कि कहीं जाट रिजर्वेशन की मूवमेंट टर्न ना कर जाए, रुख ना अख्तियार कर ले सिक्खी की तरफ। तो इसलिए इस मूवमेंट को बदनाम करने के लिए जो है, इस मूवमेंट को बदनाम करने के लिए ये प्रोपगेंडा रचा गया कि मुरथल के अंदर पंजाब से जो है लड़कियां आ रही थी, उनका रेप किया गया। अदरवाइज हरियाणा और विशेषकर जाट कम्युनिटी जो है वो कभी भी औरत की जो बेकदरी है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हमारे ब्लड में है। हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं, हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं उसके अंदर लड़कियां हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बस के अंदर जाट बैठे हुए हैं, अगर किसी ने गलत हरकत की तो उसका जो है अंजाम बुरा होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पक्की गल है। हाँ, पक्की गल है। तो हमारी जो कम्युनिटी है हरियाणा, वो कभी भी इन हरकतों को औरत के प्रति जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो और हमें ही बदनाम किया गया और उसका कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई उसके ऊपर सिंगल एविडेंस नहीं मिला, कोई मोबाइल की इवन जो है लोकेशन नहीं मिली किसी की। हाँ, कुछ नहीं मिला उसके ऊपर। वो केवल जाटों को, जाट रिजर्वेशन को
और हरियाणा पंजाब को लड़वाने का प्रोपेगेंडा था। लड़की बकायदा मीडिया ते आके बोली सी, वो कौन सी फिर? वो कौन थी, कहाँ गई वो अब? वो इन्हीं की प्लांटेड अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब एजेंसियां ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? एजेंसियां तो काम करती ही हैं भाई साहब, एजेंसियों का तो काम ही है जो है काम करना। हाँ जी, ये ऐसा कुछ नहीं सी? नहीं, कुछ था ही नहीं, पूरा हरियाणा जानता है इस चीज को। इस अब एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग इस बारे में कि ऐसा कुछ था ही नहीं। और अगर ये होता, फर्ज करो, तो क्या ये हमें बख्शते? अगर होता तो उसको नंगा नहीं करते, उस लड़के, जिन लड़कों ने किया उनको पकड़ के नहीं लाते। ये एक सिंगल भी तो नहीं इसके अंदर जो है कोई ये चिन्हित कर पाए कि ये लड़के थे। तो ये सब झूठी प्रोपगेंडे हैं इनके, और ये झूठे प्रोपगेंडे आज से नहीं चल रहे इनके सदा से चल रहे हैं। सर छोटू राम जी एक बात कहा करते थे कि जिस दिन मीडिया मेरे हक में बोलना शुरू कर देगा, उस दिन ये समझ लेना कि छोटू राम ने जिम्मेदारों के लिए, पंजाब के लिए, मजदूरों के लिए काम करना छोड़ दिया है। जिस दिन मीडिया मेरे हक में बोलना शुरू कर देगा, उस दिन आप ये समझ लेना कि छोटू राम ने पंजाब के लिए काम करना छोड़ दिया है। दूसरा, जिस दिन सर छोटू राम जी की डेथ हुई, जब सर छोटू राम जी की डेथ हुई, तो उनके कॉन्डोलेंस में उनको श्रद्धांजलि सभा जो पंजाब असेंबली के अंदर जो दी गई, उसके अंदर एक मुस्लिम विधायक खड़ा हुआ। उसने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है कि जो अखबारात सर छोटू राम का विरोध करके अपने बच्चों का पेट पालते थे, अब उनके बच्चों का क्या होगा। क्या बात है। हाँ जी मक्खू साहब। अच्छा, हाँ, तो मीडिया तो हमेशा हमारे खिलाफ रही है ना, मीडिया हमेशा हमारे खिलाफ रही, और मीडिया ने इस बात को प्रोजेक्ट किया। मीडिया इन्हीं की तो है, मीडिया पे इन्हीं का कब्जा है, पहले भी इन्हीं का कब्जा था, आज भी इन्हीं का कब्जा है। मीडिया ते ये ਜਿਹੜੇ गंदी राजनीति करने वाले कब्जा क्यों रखते हैं? क्योंकि मीडिया जो है वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करती है। मीडिया जो है, क्योंकि गोएबल्स ने कहा था ना, जो हिटलर का प्रचार मंत्री था, उसने कहा था कि अगर आप आप झूठ को बार बार प्रचारित करोगे, तो लोग उसे सच मानने लगेंगे। और ये उसकी स्ट्रेटजी भी थी हिटलर की। तो मीडिया पे ये इसलिए कंट्रोल करते हैं, जो गोएबल्स की रणनीति थी कि किसी झूठ को बार बार आप प्रचारित करो तो लोग उसे सच मानने लगेंगे। इसी तरीके से ये मुरथल का जो आपने उदाहरण दिया रेप केस का, ये बार बार इन्होंने प्रचारित किया, लोगों ने इसको सच माना। मुरथल वाली ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਠੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। और उस तो बाद पूरे ਜਿਹੜਾ प्लान तैयार किया गया, पता की किया गया भी पंजाब तो इन्ने 100 टैक्सी ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। देखो ये जो मांग है ना कि भाई पंजाब के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, इस मांग की हम भी सपोर्ट करते हैं। वो होना ही चाहिए, क्योंकि ये बात हकीकत है कि भाई पंजाब का आदमी दिल्ली जाएगा तो दिक्कत क्या है पंजाब में एयरपोर्ट बनाने की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10 घंटे लग जाते हैं। 10 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ये इसलिए बनना चाहिए कि भाई पंजाब को इसकी जरूरत है। लेकिन इसमें अगर कोई ये एंगल दे कि भाई इसमें हरियाणा को कमाई हो जाती है, नहीं, हरियाणा भी तो पंजाब का हिस्सा है। हाँ, हरियाणा भी तो पंजाब का छोटा भाई है। हाँ, लेकिन जो डिमांड जो उठी थी ना मुरथल की वजह से, मुरथल की वजह नाल जड़ी उठी थी, लेकिन ये डिमांड तो सही है पंजाब की, लेकिन इसको मुरथल से आप जोड़ के ना देखें। हाँ, मुरथल से इसको जोड़ के ना देखें, इंडिपेंडेंटली इस डिमांड को पंजाब उठाए। हम लोग पंजाब के इसमें साथ हैं। सर वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਆਰਕਸ਼ਣ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਘਟਾਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। देखिए भाई साहब, मेरे ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, पता करवाया सी कुछ? पता करवाया सी, वहाँ जो है सारे काम हुए हैं और हरियाणा का बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मुरथल वाले इस चीज को जानते हैं। आज हरियाणा के लिए ये एक इशू नॉन इशू है, एक चीज। नंबर 2, हरियाणा के लोग इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हैं कि पंजाब के अंदर इतना भारी रोष, पंजाब के अंदर इतना भारी रिसेंटमेंट जो है इस घटना के प्रति है। सॉरी, ये भी हरियाणा के लोग इस चीज से वाकिफ नहीं है कि भाई इस घटना का पंजाब पे क्या असर पड़ा है। ये तो हम तो चूंकि जागरूक हैं, लेकिन आम आदमी जो है हरियाणा का नहीं जानता। वो तो ये मानता है यार मुरथल में हमें बदनाम करने के लिए जो है इन्होंने, ये मीडिया ने जो है इस तरीके से ये खबर फैलाई, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस घटना को पंजाब को हरियाणा के अगेंस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਪਾਂ 2 ਜਣੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤ-ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਤ-ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਗਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ, ਲੜਾਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਲੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਿੱਧਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮਗਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਬਾਦਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਪਕੜ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਦੂਹਨ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਔਰ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ? नहीं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और आपका जो चैनल है वो अकाल चैनल जी, उसके माध्यम से मैं पंजाब के अपने सब साथियों से, सब बड़े बुजुर्गों से, सब युवाओं से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि आप हरियाणा को लेकर जो है निश्चिंत रहिए। हरियाणा पंजाब को अपना बड़ा भाई मानता है, हरियाणा पंजाब को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि हमारा हिस्सा जो है, जो हरियाणा की जनता है, वो हरियाणा की सरकार की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार तो जो है बीजेपी की सरकार है, सरकारों की बात मैं नहीं करूंगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, लेकिन हरियाणा की जो जनता है वो सिक्खी के प्रति और पंजाब के प्रति एक मोह रखती है, एक सम्मान का भाव रखती है, क्योंकि हमारी लड़ाई साझी रही है, हमारी लड़ाई इकट्ठी रही है, हमारी विरासत साझी रही है। तो इसलिए हरियाणा कभी भी जो है इस तरीके की घटना नहीं कर सकता जो है जिस तरीके की घटना मीडिया प्रचारित कर रही है। हरियाणा तो इसलिए हरियाणा में से पंजाब की गाड़ियां निकलती हैं तो हरियाणा अच्छा महसूस करता है कि भाई हमारे भाई हैं ये, वो कोई दोराय नहीं है इस बात में। लेकिन मीडिया हरियाणा और पंजाब का भाईचारा हमेशा खराब करने की कोशिश करते। मीडिया सही को भी गलत बताएगी। एक बार पॉप जॉन पॉल इंडिया के अंदर आए, इंडिया के अंदर जब आए तो उन्होंने कहा कि औरतों को साड़ी पहननी चाहिए, उनको लिबास जो है वो पहनना चाहिए जो ढका हुआ हो, औरतों को साड़ी पहननी चाहिए। मीडिया ने पता क्या खबर छापी? मीडिया ने छापा कि पॉप जॉन पॉल को साड़ी वाली औरतें पसंद हैं। हाँ, मीडिया जो है वो सही बात को भी गलत संदर्भ में पेश करती है, और खासकर इंडिया की जो भारतीय जो मीडिया है वो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीयता खो चुकी है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बिल्कुल मीडिया पे तो भरोसा ना करें। सर छोटू राम जी कहा करते थे उसी बात पर ध्यान दें कि मीडिया तो हमारी दुश्मन है। जी बिल्कुल जी, बड़े सुंदर ढंग नाल तुसीं ये गल कीती है और ये मामला जरूर मैं चैनल ते भी लवांगा। दर्शकों, लोकतंत्र का चौथा थंब किया जाता है मीडिया नूं, पर जे चौथा थंब तिलकण लग पवे, अपनी जिम्मेवारी ना निभावे तो फिर कहना पएगा भी जिस चौथे थंब ने जिहड़े तीन पिलर ने उन्होंने कंट्रोल करना सी, और इस चौथे लोकतंत्र के थंब ने पिलर ने बाकी तीनों दसना सी भी तेरी आ कमजोरी है, तेरी आ कमजोरी है, तेरी आ कमजोरी, पर अपने अंदर ही कमजोरियां इन्नियां लैके बैठ गया कि उन्हां तिन्नां दियां कमजोरियां जिहड़ियां ने उन्होंने छुपावेगा तो फिर किवें भरोसा किया जाएगा। सो लोकतंत्र के चौथे थंब का फर्ज बनता है। एक घटना बड़ी देर तो मैं दिल दे विच रख के बैठा सा, कोई हरियाणे का वीर मैनूं मिले, उन्होंने मैं पूछा कि आखिर साडियां धीआं भैणां ने की नुकसान किया तुहाडा, असीं की कर लिया किसी का माड़ा, असीं ते वो लोग जो कदी भी हिस्टरी साडी पढ़ के वेखो धीआं भैणां नूं छुड़ाया गया, जो गजनी के बाजारां दे विच टके टके दे उपर विकदियां सी, जिथे हसीना हिंद का एक मेला लगता हुंदा सी भी हिंद दीआं हसीनावां वो लुट के असीं लैके आए तो उन्हां दीआं बोलियां लगदियां हुंदियां सन, असीं छुड़ा छुड़ा के घरों घरीए पढ़ाइयां। ये साडी हिस्टरी सी ते साडियां धीआं भैणां नाल ऐसा होना, और वो भी हरियाणवी पंजाब दे विच होना जो पंजाब नूं ही कट के हरियाणा बनिया, भी साडा भरावां भरावां दा ऐसा की बन गया। दिल दे विच दुख सी, पर मनोज सिंह दूहन ने उस घटना नूं क्लीयर कीता भी तुसीं वो लड़की लैके आओ, मीडिया दे विच बयान देवे कौन सन वो लोग, कित्थों दी घटना सी, कोई ऐसा प्रूफ मिल जावे। पर मीडिया दे विच बहुत कुछ दस्सिया गया, इत्थों तक भी दस्सिया गया भी धीआं साडियां भैणां दे अंदरले बस्तर तक भी सड़कों तो मिले। इस तरीके दी घटनावां साडे जदों सुणांगे तो किते ना किते जज्बातां नूं लांबू लाउंदियां ने। लंबे समय बाद उस घटना का सच मनोज सिंह दूहन लैके आए ने, क्योंकि किसान अंदोलन दे विच रखे ने, इन्हां ने वो सारियां चीज़ां देखियां ने कि सरकारां ने देखिया भी जे जाट आरक्षण हरियाणे दे विच मूवमेंट बन गया है तो जाट ते जट फर्क तो कुछ नहीं, ये पंजाब दे विच भी कुछ होएगा। इस करके दर्शकों, घटना का सच जानने तो बाद बड़ी जल्दी तुहाडी सेवा दे विच दोबारा हाजिर होवांगा। दिओ इजाजत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।